Calculation of magnetic flux passing through a closed surface. अगर हमको किसी क्लोज्ड सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? क्लोज्ड सरफेस का मतलब एनी थ्री डायमेंशनल सरफेस. क्लोज्ड सरफेस का मतलब एनी थ्री डायमेंशनल सरफेस. तो एग्जांपल ऑफ क्लोज सरफेस होगा स्फीयर, एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सरफेस होगा क्यूबॉइड, एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सरफेस होगा सिलेंडर. तो एनी थ्री डायमेंशनल सरफेस कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड सरफेस. तो क्लोज्ड सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करना है? बच्चों, हमने मैग्नेटिक फ्लक्स पहले डिफाइन किया था, बट हमने जो मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन किया था और उसका जो फॉर्मूला स्टडी किया था वो प्लेन सरफेस के लिए था. और हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लिखा था? phi equals to वेक्टर b डॉट वेक्टर a, where vector b is magnetic field intensity and vector is area vector. पर ये जो फॉर्मूला है it is applicable for any plane surface. प्लेन सरफेस का मतलब टू डायमेंशनल सरफेस. प्लेन सरफेस का मतलब टू डायमेंशनल सरफेस. क्लोज सरफेस का मतलब थ्री डायमेंशनल सरफेस. तो किसी प्लेन सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला था वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए. ये फॉर्मूला हमने पहले स्टडी किया. एंड व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? इट इज अ अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या अमाउंट ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू गिवन सरफेस. और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो जैसे मैग्नेटिज्म में होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. और कंसेप्ट दोनों में सेम होता है. सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में वेक्टर बी की जगह पे वेक्टर ई होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वेक्टर बी की जगह पे वेक्टर ई होगा. और वेक्टर ई क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. बाकी कंसेप्ट तो सेम ही होता है. तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस. कंसीडर वन मैग्नेटिक फील्ड. सपोज इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड हमने प्रोड्यूस किया है, एंड मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग हमेशा लाइंस के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं. तो किसी भी रीजन में अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड दिखाना है तो हम लोग इन लाइंस को ड्रॉ करेंगे. एंड दीज लाइंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैंने ड्रॉ किए हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है. लेट मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ स्ट्रेंथ बी. इस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बी है, वेयर बी इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन, या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या सिंपली मैग्नेटिक फील्ड. नाउ सपोज इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग ने एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस रखा है. तो ये है एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस विच इज केप्ट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. तो ये क्लोज सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है. दिस क्लोज सरफेस कैन बी स्फीयर, दिस क्लोज सरफेस कैन बी क्यूब, this surface can be cylinder, etc. It can be of any shape. So let S be the imaginary closed surface. तो ये जो क्लोज सरफेस है, ये जो थ्री डायमेंशनल क्लोज सरफेस है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है. तो इस क्लोज सरफेस में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगे. There are magnetic field lines, there are magnetic lines of force passing through this closed surface. तो इस क्लोज सरफेस में से जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगे वो होगा इस सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स. इस क्लोज सरफेस में से जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगे वो होगा इस सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स. तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करना है? इस क्लोज सरफेस के मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करना है? तो सबसे पहला स्टेप होगा डिवाइड द सरफेस इनटू स्मॉल स्मॉल एरिया. स्टेप वन क्या होगा? डिवाइड द क्लोज सरफेस इनटू स्मॉल स्मॉल एरियाज. इसको छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर लो. एंड ईच एरिया विल बी कॉल्ड एज डीएस.
हर एक एरिया को हम लोग ds कॉल करेंगे, एक छोटा एरिया होगा ds। यहां पे s सिंबल एरिया का है और d का मतलब स्मॉल वैल्यू। जैसे देखो यहां पे मैंने एक छोटा एरिया कंसीडर किया, जो मैंने शेडेड रीजन ड्रॉ किया। तो जो शेडेड रीजन है ये इस क्लोज सरफेस का एक स्मॉल एरिया है। ऐसे छोटे छोटे एरिया में क्लोज सरफेस को डिवाइड करो। देयर इज वन सच स्मॉल एरिया शोन ओवर हियर, है ना। तो जैसे यहां पे एरिया ds है, वैसे यहां पे भी एरिया ds होगा। तो पूरा का पूरा सरफेस ऐसे छोटे छोटे स्मॉल एरिया में डिवाइड करेंगे और फिर हम लोग किसी एक छोटे एरिया का मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। हम लोग किसी एक छोटे एरिया का मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। सपोज हम लोग इस छोटे एरिया ds का मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इस एरिया ds को एट ए गिवन पॉइंट एक नॉर्मल ड्रॉ किया। इस एरिया ds के किसी एक पॉइंट पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल, एंड सच आउटवर्ड नॉर्मल इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। तो अगर एरिया का सिंबल ds है तो उसका एरिया वेक्टर होगा वेक्टर ds। तो यहां वेक्टर ds क्या है, एरिया वेक्टर। अभी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में एक एंगल फॉर्म हुआ है। तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये थीटा चेंज होगा, ये थीटा कांस्टेंट नहीं होगा। का मतलब जैसे एरिया का पोजीशन चेंज होगा, एंगल थीटा चेंज होगा। तो अगर मैंने छोटा एरिया यहां पे कंसीडर किया तो उसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, तो फिर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। अगर मैंने एरिया यहां पे कंसीडर किया तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा यहां पे ऑब्ट्यूज होगा। तो दिस थीटा विल डिपेंड अपॉन पोजीशन ऑफ एरिया, कि आपने एरिया को कहां पे कंसीडर करना है। तो अलग अलग एरिया के लिए थीटा के वैल्यूज डिफरेंट होंगे। सो थीटा होगा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड डी वेक्टर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया ds पहले फाइंड करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया ds का मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया ds। तो इसको कॉल करेंगे d फाई। तो व्हाट इज d फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया ds। जैसे एरिया स्मॉल है इसके लिए फ्लक्स भी स्मॉल होगा। तो d सिंबल किसके लिए है, स्मॉल वैल्यू के लिए। तो d फाई का मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई सिंबल फ्लक्स का है, स्मॉल है इसके लिए d सिंबल लगा दिया, d फाई। तो d फाई का फॉर्मूला होगा वेक्टर b डॉट वेक्टर ds, वेक्टर b डॉट वेक्टर ds, है ना। सिमिलर टू दिस फॉर्मूला, सिर्फ एरिया की जगह पे एरिया वेक्टर ds आ गया, बिकॉज यहां पे एरिया छोटा ds है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया ds का फॉर्मूला होगा वेक्टर b डॉट वेक्टर ds। सिमिलर फॉर्मूला देखो, एंड वेक्टर b डॉट वेक्टर ds का वैल्यू होगा b ds cos थीटा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर b डॉट वेक्टर ds होगा b ds cos थीटा। तो सबसे पहले हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया, और फिर ऐसे हर एक एरिया में से हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो जैसे इस एरिया में से d फाई, इस एरिया में से फ्लक्स पास होगा d फाई, यहां पे एरिया उसमें से फ्लक्स पास होगा d फाई, और फिर हम लोग सब फ्लक्स के वैल्यूज को ऐड करेंगे। फिर जितने भी स्मॉल एरिया के फ्लक्स होंगे उन सब फ्लक्स को हम लोग ऐड करेंगे, एंड दैट एडिशन इज डन बाय इंटीग्रेशन। एडिशन ऑफ ऑल द स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स इज डन बाय इंटीग्रेशन। तो फिर अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एंटायर क्लोज्ड सरफेस, एंटायर क्लोज्ड सरफेस इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स अगर फाई है तो फाई होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, फाई होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई का मतलब समेशन ऑफ डी फाई का मतलब एडिशन ऑफ डी फाई। बट दिस इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। हम लोग इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस का कर रहे हैं। तो जब भी आप किसी क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन सिंबल के बीच में सर्कल ड्रॉ करना है।
इंटीग्रेशन सिंबल के बीच में सर्कल ड्रॉ करना है। तो इस सर्कल का मतलब इंटीग्रेशन इज परफॉर्म ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। तो इस सिंबल का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन परफॉर्म ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। तो जब भी आप किसी क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको इंटीग्रेशन सिंबल के बीच में ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है। तो दिस इज क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी फाई। तो दिस इज क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी ds cos थीटा, बिकॉज डी फाई का वैल्यू बी ds cos थीटा था। तो अगर किसी छोटे एरिया का फ्लक्स डी फाई है तो पूरे क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो होगा इंटीग्रल डी फाई ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। तो दिस इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। तो अगर आपको किसी क्लोज सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है तो सबसे पहले उस क्लोज सरफेस को स्मॉल स्मॉल एरिया में डिवाइड करो, फिर उसमें से एक स्मॉल एरिया कंसीडर करो, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई कैलकुलेट करो, फिर टोटल सरफेस का फ्लक्स फाइंड करने के लिए उसका इंटीग्रेशन करो। ओके, नाउ अगर आउटवर्ड फ्लक्स होगा तो पॉजिटिव होगा। इफ द फ्लक्स इज आउटवर्ड देन द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज पॉजिटिव। आउटवर्ड फ्लक्स का मतलब फॉर अ गिवन एरिया इफ द लाइंस आर मूविंग अवे फ्रॉम इट, किसी एरिया के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे अवे जा रहा है तो ये हो गया आउटवर्ड फ्लक्स, तो ये फ्लक्स पॉजिटिव होगा। एंड इनवर्ड फ्लक्स होगा निगेटिव। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर एरिया के लिए देखो लाइंस आर मूविंग इनवर्ड। तो अगर लाइंस आर मूविंग टुवर्ड्स द एरिया देन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज नेगेटिव, and if the lines are moving away from the area then the magnetic flux is positive. So if the lines are moving away from the area, flux is positive, that is outward. If the lines are moving towards the area then the flux is inward, it is considered negative. So this is calculation of magnetic flux passing through closed surface. नेक्स्ट टॉपिक है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। सिमिलर गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी होता है एंड दैट इज कॉल्ड गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो वी हैव गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म एंड वी हैव गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आल्सो। व्हाट इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म? साइंटिस्ट गॉस, ये जो साइंटिस्ट गॉस था उसने ये लॉ दिया है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। किसी भी क्लोज सरफेस का मतलब 3 डायमेंशनल सरफेस, तो किसी भी क्लोज सरफेस का टोटल मैग्नेटिक फील्ड या टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज जीरो होता है। तो दिस इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो एंड सच अ क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ये जो हम लोग क्लोज सरफेस कंसीडर करेंगे उसको क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस होगा इमेजिनरी 3 डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस। इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला फाई बी, फाई का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, यहां पे बी रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फ्लक्स बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल फाई ई होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल फाई बी होगा। तो फाई बी ऑफ अ क्लोज सरफेस होता है इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएस। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, इट इज क्लोज इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएस। यहां पे एस क्या होगा? गॉसियन सरफेस का एरिया, टोटल एरिया। तो इट इज क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएस और ये कितना होगा? 0। तो किसी भी क्लोज सरफेस का इंटीग्रल कितना होगा? किसी भी क्लोज सरफेस का इंटीग्रल कितना होगा? 0। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 0। दिस इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। का मतलब इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएस होगा 0। वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है गॉस लॉ। तो व्हाट
what is Gauss law in electrostatics? Total electric flux through any closed surface is 1 upon epsilon 0 times the total charge enclosed by the surface. According to Gauss law in electrostatics, total electric flux through closed surface is 1 upon epsilon 0 times total charge enclosed by the surface. तो अगर मैंने कोई इमेजिनरी क्लोज सरफेस लिया, इसको बोलेंगे गॉसियन सरफेस. क्लोज सरफेस को क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस. एंड सपोज इस गॉसियन सरफेस के अंदर n नंबर ऑफ चार्जेस एनक्लोज हुए हैं, का मतलब इस सरफेस के अंदर n नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है. चार्ज Q1, चार्ज Q2, चार्ज Q3, Q4, Q5 अप टू Qn. तो इस पूरे सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसका सिंबल फाई ई होगा. ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds, जहां पे यहां पे था वेक्टर b डॉट वेक्टर ds था ना मैग्नेटिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में b बिकम्स e, तो दिस वेक्टर e डॉट वेक्टर ds. तो ये होगा q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0. व्हाट इज q इन? इट इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस. तो मतलब यहां पे q इन होगा q1 प्लस q2 प्लस q3 अप टू qn डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0. तो ये होता है बच्चों गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये होता है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म. देखो मैग्नेटिज्म में टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 होगा, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा. का मतलब किसी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बी 0 और इट मे नॉट बी 0. किसी भी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 भी हो सकता है या इट मे नॉट बी 0, बट किसी भी क्लोज सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 ही होगा. इसका रीजन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस. तो यहां पे नेट फ्लक्स 0 क्यों होगा? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज लूप. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज कंटिन्यूअस लूप होते हैं ना, तो दे आर ऑलवेज क्लोज कंटिन्यूअस लूप. तो ये मान लो एक बार मैग्नेट है और ये उसके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ जाएंगे और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ भी जाएंगे, बिकॉज दे आर क्लोज एंड कंटिन्यूअस लूप. तो इफ आई टेक गॉसियन सरफेस ओवर हियर, या if I take another Gaussian surface over here, Gaussian surface का मतलब any closed surface, any imaginary closed surface. Gaussian surface का मतलब any imaginary closed surface, 3-dimensional closed surface. तो अगर इस Gaussian surface की बात करेंगे तो यहां पे जितने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर करेंगे उतने ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस के बाहर भी जाएंगे. इसका मतलब टोटल इनवर्ड फ्लक्स is always equal to total outward flux. Total flux entering the closed surface equals to total flux leaving the surface. जितने लाइंस एंटर करेंगे उतने ही लाइंस बाहर भी आएंगे. का मतलब इनवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू आउटवर्ड फ्लक्स, देयरफॉर नेट फ्लक्स होगा 0. सेम थिंग देखो यहां पे भी हो रहा है. तो इफ आई कंसीडर अनदर गॉसियन सरफेस यहां पे, तो यहां पे भी देखो जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस के अंदर एंटर करेंगे उतने ही लाइंस बाहर भी आएंगे. का मतलब जितना इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उतना ही आउटवर्ड फ्लक्स होगा. जितने लाइंस एंटर करेंगे उतने ही बाहर आएंगे. देयरफॉर इनवर्ड फ्लक्स इक्वल्स टू आउटवर्ड फ्लक्स एंड देयरफॉर द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इज 0. तो दिस इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म. नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस 0 होता है, बिकॉज जितना इनवर्ड फ्लक्स होगा उतना ही आउटवर्ड फ्लक्स होगा, एज लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज कंटिन्यूअस कर्व. जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ क्या होता है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0. तो ये हो गया बच्चों स्टडी ऑफ गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म. Let us now solve questions from government textbook exercise. Theory part of this chapter is over. तो अभी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे.
स्पेशली एमसीक्यूज एंड न्यूमेरिकल्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में। फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। लेट आर बी द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ बार मैग्नेट फ्रॉम इट्स सेंटर। द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस r is always proportional to option A 1 upon r square, option B 1 upon r cube, option C 1 upon r, and option D not necessarily 1 upon r cube at all the points. तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? A, B, C या D? आप सोचो। देखो बच्चों, ये है एक बार मैग्नेट, दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, ये उसका सेंटर हो गया। एंड दिस लाइन पासिंग थ्रू द टू पोल्स इज कॉल्ड एक्सिस। ये हो गया मैग्नेट का एक्सिस। कंसीडर वन पॉइंट बियॉन्ड द एक्सिस। डिस्टेंस ऑफ नॉर्थ पोल फ्रॉम द सेंटर इज L. Similarly, distance of south pole from the center is also L. And distance of the point which is on the axis from the center is R. जैसे हमको यहां पे दिया है, at a distance R. तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका सिंबल होता है B एक्सिस, और इसका फॉर्मूला हमने थ्योरी में डिराइव भी किया था। इनफैक्ट फॉर्मूला स्टेट किया था, डिराइव नहीं किया था, फॉर्मूला स्टेट किया था। तो व्हाट इज B एक्सिस का फॉर्मूला? B एक्सिस का फॉर्मूला होता है म्यू 0.4 पाई 2mr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर द होल स्क्वायर, where m is magnetic dipole moment. और इसका हमने एक स्पेशल केस पढ़ा था, that is for a short bar magnet. Any bar magnet becomes short bar magnet when R is very large as compared to L, or L is very small as compared to R. But L small होने के लिए और R को large होने के लिए point P should be very far away. तो अगर ये पॉइंट इस मैग्नेट से एकदम फार अवे होगा तभी R लार्ज होगा एंड तभी बार मैग्नेट शॉर्ट होगा। तो फॉर शॉर्ट बार मैग्नेट L स्क्वायर को हम लोग निगलेक्ट करते हैं। तो इफ L स्क्वायर इज निगलेक्टेड तो ये होगा R रेज़ टू 4 एंड यहां पे R है तो R अपॉन R रेज़ टू 4 बिकम्स R क्यूब। तो ये है B एक्सिस का फॉर्मूला म्यू 0.4 पाई 2m बाय R। बड़ी किसके लिए है? शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए। और इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में वी कैन से कि B एक्सिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब बिकॉज R क्यूब इज इन द डिनोमिनेटर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्चुअल पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब बट ओनली फॉर short bar magnet, only for those points which are away from the magnet, only for those points which are far away from the magnet. But अगर R large नहीं होगा का मतलब अगर पॉइंट मैग्नेट के क्लोज बाय होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बट इन दिस फॉर्मूला B एक्सिस इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। यहां पे तो B एक्सिस का R क्यूब के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है। तो ओनली फॉर स्पेसिफिक पॉइंट्स विच आर फार अवे फ्रॉम द मैग्नेट B एक्सिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। बट अगर कोई पॉइंट मैग्नेट के क्लोज बाय होगा तो L स्क्वायर निगलेक्ट नहीं होगा, तो फिर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वहां पे B एक्सिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू, तो इट इज नॉट ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। इट विल बी प्रोपोर्शनल टू R क्यूब ओनली व्हेन मैग्नेट इज शॉर्ट बार मैग्नेट। तो इसके लिए हमारा आंसर होगा नॉट नेसेसरली 1 अपॉन R क्यूब एट ऑल द पॉइंट्स, बिकॉज ये जो रिलेशन एप्लीकेबल होगा इट इज फॉर द पॉइंट्स विच आर फार अवे फ्रॉम द मैग्नेट। बट अगर पॉइंट क्लोज बाय होगा तो L स्क्वायर निगलेक्ट नहीं होगा, तो हम लोग ये फॉर्मूला एप्लीकेबल अप्लाई करेंगे। तो यहां पे B एक्सिस R क्यूब के इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है। तो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नॉट नेसेसरीली 1 अपॉन R क्यूब एट ऑल द पॉइंट्स। तो ये होगा एमसीक्यू नंबर 1 का सॉल्यूशन। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड एमसीक्यू।
सेकंड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और 4 बिकॉज दोनों थियरी बेस्ड क्वेश्चंस है, ये हमने थियरी में डिस्कस भी किया था। सेकंड क्वेश्चन सेज मैग्नेटिक मेरिडियन इज द प्लेन। मैग्नेटिक मेरिडियन इज द प्लेन। ऑप्शन ए परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ, ऑप्शन बी परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिक एक्सिस ऑफ द अर्थ, ऑप्शन सी पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ, एंड ऑप्शन डी पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक एक्सिस। बच्चों ये तो डेफिनेशन है मैग्नेटिक मेरिडियन का। मैग्नेटिक मेरिडियन इज अ वर्टिकल प्लेन अलोंग द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ, का मतलब इट इज अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस, बिकॉज मैग्नेटिक एक्सिस ऑल्सो पासेस थ्रू नॉर्थ एंड साउथ। तो फर्स्ट ये जो क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मेरिडियन इज द प्लेन, it is passing through the magnetic axis of the earth by the definition of magnetic meridian। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इनसाइड अ बार मैग्नेट magnetic field lines, inside the bar magnet magnetic field lines number 1, option number 1 are not present, option B are parallel to the cross sectional area of the magnet, option C are in the direction from north pole to south pole, and option D are in the direction from south pole to north pole। अभी ये भी प्रॉपर्टी हमको पता है कि बार मैग्नेट के बाहर magnetic lines of force move from north to south, but कहां पे? outside the bar magnet, and inside the bar magnet magnetic field lines move from south pole to north pole, and therefore we say magnetic field line is a closed continuous curve। तो हमको पूछा है inside the bar magnet, तो inside the bar magnet magnetic field lines are in the direction from south pole to north pole। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इनसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द डायरेक्शन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एमसीक्यू नंबर 3। This question says horizontal and vertical components of magnetic field of earth are same at some place on the surface of the earth. Magnetic dip angle at this place will be। इस क्वेश्चन में बोला है horizontal component and vertical component of earth's magnetic field is same at some place, तो उस प्लेस का एंगल ऑफ डिप कितना होगा? ये हमारे ऑप्शन है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का सिंबल BH, वर्टिकल कंपोनेंट का सिंबल BV, एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन BH इक्वल्स टू BV, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो BH इक्वल्स टू BV दिया है और एंगल ऑफ डिप का सिंबल डेल्टा था। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ डिप? एंगल ऑफ डिप tan डेल्टा होता है BV अपॉन BH। अगर डेल्टा एंगल ऑफ डिप है तो tan डेल्टा होता है BV अपॉन BH, बट दोनों इक्वल है, BV और BH इक्वल है, तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो इनका रेशियो 1 हो जाएगा, बिकॉज BV इक्वल्स टू BH है, तो tan डेल्टा 1 हो गया। और हमको पता है tan 45 1 होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है, तो इसका मतलब डेल्टा हैज टू बी 45 डिग्री, बिकॉज tan 45 1 होता है। तो एंगल ऑफ डिप कितना हो गया? 45 डिग्री, का मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा राइट। एंगल ऑफ डिप कितना होगा? 45 डिग्री, तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, एमसीक्यू नंबर 5। इस क्वेश्चन में पूछा है अ प्लेस वेयर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 0 हैज द एंगल ऑफ डिप इक्वल टू, और के जिस प्लेस पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा उस प्लेस पे एंगल ऑफ डिप कितना होगा, ये पूछा है। ठीक है, ऑप्शंस आर 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, इसका मतलब BV इज इक्वल टू 0, बिकॉज BV होता है वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 दिया है। अभी tan डेल्टा का फॉर्मूला हमको पता है BV अपॉन BH, tan डेल्टा इज BV अपॉन BH, बट यहां पे BV है
जीरो का मतलब ये जीरो हो गया, तो 0 अपॉन बी एच, 0 अपॉन बी एच हो गया जीरो, तो tan डेल्टा जीरो हो गया। अभी हमको पता है tan 0 डिग्री जीरो होता है, तो अगर tan डेल्टा जीरो है तो एंगल डेल्टा हैज टू बी 0 डिग्री। देखो tan जीरो होता है ना जीरो, तो एंगल ऑफ डिप उस प्लेस का 0 डिग्री होना चाहिए। तो जिस प्लेस पे बी भी जीरो होगा उस प्लेस पे एंगल ऑफ डिप 0 होगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 0 डिग्री। और जिस प्लेस पे अर्थ के जिस प्लेस पे एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री होता है वो होता है मैग्नेटिक इक्वेटर, ये हमने थ्योरी में पढ़ा था। तो सच अ प्लेस वेयर एंगल ऑफ डिप इज 0 इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ अर्थ। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 6। A place where the horizontal component of Earth's magnetic field is 0 lies at option A geographic equator, option B geomagnetic equator, option C one of the geographic pole, या option D one of the geomagnetic poles, geographic pole, geomagnetic poles। तो क्वेश्चन में बोला है उस प्लेस का नाम बताओ जहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल BH, तो BH कितना होना चाहिए? 0 है ना। BH कितना होना चाहिए? 0। BH 0, व्हाट इज tan डेल्टा का फॉर्मूला? tan डेल्टा का फॉर्मूला होता है बच्चों BV अपॉन BH, where delta is angle of dip। तो अगर BH 0 होना चाहिए, अगर BH 0 होना चाहिए तो tan डेल्टा होना चाहिए इनफाइनाइट, बिकॉज अगर BH 0 होगा तो BB अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इनफाइनाइट, तो tan डेल्टा होगा इनफाइनाइट। दिस इंप्लाइज डेल्टा हैज टू बी 90 डिग्री, बिकॉज tan 90 होता है इनफाइनाइट, वैल्यू ऑफ tan 90 इज इंफिनिटी। तो जहां पे BH 0 होगा वहां पे एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होगा, जहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा वहां पे एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होगा। एंड वी नो दैट एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री एट मैग्नेटिक पोल्स। तो अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स पे, मैग्नेटिक साउथ पोल एंड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होता है। तो जिस प्लेस पे BH 0 होगा इट शुड बी वन ऑफ द जियोमैग्नेटिक पोल्स, तो आंसर होगा डी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, वन ऑफ द जियोमैग्नेटिक पोल। वन ऑफ द मतलब इट कैन बी जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल या जियोमैग्नेटिक साउथ पोल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ मैग्नेटिक नीडल केप्ट नॉन पैरेलल टू अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस। मैग्नेटिक फील्ड का नेचर ऑब्जर्व करो। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? नॉन यूनिफॉर्म है। तो अगर आपने मैग्नेटिक नीडल को या बार मैग्नेट को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो इट विल एक्सपीरियंस, ऑप्शन ए सेज फोर्स बट नॉट अ टॉर्क, ऑप्शन बी सेज टॉर्क बट नॉट अ फोर्स, ऑप्शन सी सेज बोथ फोर्स एंड टॉर्क, एंड ऑप्शन डी नीदर फोर्स नॉर अ टॉर्क। लेट अस अंडरस्टैंड इसका थियरी, इस क्वेश्चन में थियरी क्या है। ओके, तो थियरी समझने के लिए मैंने दोनों टाइप के मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ किया। दिस इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय पैरेलल इक्विडिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना है तो आपको इससे पैरेलल इक्विडिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है। एंड अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना है तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लाइंस आर नॉट पैरेलल एंड नॉट इक्विडिस्टेंट, तो दे आर लाइंस आर क्राउडेड वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग एंड लाइंस आर लेस क्राउडेड, हमारा लाइंस आर सेपरेटेड जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इज वीकर। तो अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका स्ट्रेंथ सब पॉइंट पे सेम होगा, एंड अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो इस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सब जगह पे सेम नहीं होगा। तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रॉन्गर पार्ट और ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का वीकर पार्ट।
अगर आपने एक मैग्नेटिक नीडल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है और फिर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है, बट कंडीशन क्या होगा, इट शुड बी नॉन पैरेलल। का मतलब ये जो नीडल है ये मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी नॉन पैरेलल। तो ये होगा एक मैग्नेटिक नीडल, एस साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, and let theta be the angle between magnetic needle and the direction of magnetic field. So as soon as you place a magnetic needle in the uniform magnetic field, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, नॉर्थ पोल पे फोर्स अप्लाई करेगा, साउथ पोल पे भी फोर्स अप्लाई करेगा। फोर्स एक्टिंग ऑन नॉर्थ पोल होगा प्लस एम बी एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द साउथ पोल होगा माइनस एम बी। वाई माइनस? बिकॉज साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ नेगेटिव होता है, and force acting on north pole is parallel to magnetic field and force acting on the south pole is anti-parallel to the direction of magnetic field. ये दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे बट अपोजिट डायरेक्शन के होंगे। बट अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की बात करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हर एक पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड से डिफरेंट होगा। तो इस पॉइंट पे जहां पे हमने साउथ पोल को रखा है वहां पे सपोज मैग्नेटिक फील्ड B1 स्ट्रेंथ का है, और इस पॉइंट पे जहां पे नॉर्थ पोल को रखा है वहां पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ B2 है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो पॉइंट टू पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज होगा। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड B1 स्ट्रेंथ का है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड B2 स्ट्रेंथ का है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन नॉर्थ पोल होगा MB2 एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द साउथ पोल होगा माइनस ऑफ MB1। माइनस क्यों? बिकॉज साउथ पोल का स्ट्रेंथ नेगेटिव होता है। नाउ इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों का नेट फोर्स कितना होगा? लेट अस कैलकुलेट नेट फोर्स। तो नेट फोर्स होगा MB माइनस MB। हम लोग ऐड कर रहे हैं बट ये तो नेगेटिव है, तो प्लस MB माइनस MB कितना होगा? 0, बिकॉज दोनों इक्वल है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक नीडल इज 0, बट इन दो फोर्सेस का एक कपल बनेगा। व्हाट इज कपल? कपल कंसिस्ट ऑफ टू फोर्सेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो दिस टू फोर्सेस विल फॉर्म अ कपल, और ये कपल क्या करेगा, इस नीडल को रोटेट करेगा ऐसे इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब इसका एक टॉर्क बनेगा। कपल का जो रोटेशनल इफेक्ट होता है उसको टॉर्क बोलते हैं। रोटेशनल इफेक्ट ऑफ कपल इज कॉल्ड टॉर्क, एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन द नीडल का फॉर्मूला होगा टाउ इक्वल्स टू MB sin थीटा। ये फॉर्मूला बच्चों हम लोग 12th स्टैंडर्ड मैग्नेटिज्म में डिराइव करेंगे। टॉर्क एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट, इसका फॉर्मूला 12th में हम लोग डिराइव करेंगे। तो फिलहाल फॉर्मूला क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला है टाउ इक्वल्स टू MB sin थीटा। M इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, B इज मैग्नेटिक फील्ड और थीटा होगा ये वाला एंगल। तो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा ये नीडल, और टॉर्क किसका बनेगा? इन दो फोर्सेस का एक कपल बनेगा, और ये कपल इस मैग्नेट को रोटेट करेगा। इसका मतलब व्हेन अ मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स बट टॉर्क। फोर्स एक्ट नहीं करेगा बट टॉर्क एक्ट करेगा। एंड अगर मैग्नेटिक नीडल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो इन दोनों का नेट फोर्स 0 नहीं होगा, बिकॉज दोनों फोर्स इक्वल नहीं है। दोनों फोर्स क्यों इक्वल नहीं है? बिकॉज दोनों जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अनइक्वल है। तो यहां पे नीडल पे एक नेट फोर्स भी ऐड करेगा। वो नेट फोर्स कितना होगा? माइनस MB प्लस MB2, माइनस MB1 प्लस MB2 जो नॉन जीरो होगा। ये जो नेट फोर्स होगा ये नॉन जीरो होगा, उसका एक वैल्यू बनेगा। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक नीडल पे एक नेट फोर्स भी ऐड करेगा, एंड टॉर्क तो ऐड करेगा ही MB sin थीटा वाला। इसका मतलब व्हेन अ मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस फोर्स एज वेल एज टॉर्क। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में नीडल पे फोर्स भी ऐड करेगा और टॉर्क भी ऐड करेगा, जबकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नो फोर्स विल ऐड, ओनली टॉर्क विल ऐड। बट क्वेश्चन पूछा था नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो आंसर क्या होगा? बोथ फोर्स एंड टॉर्क। आंसर क्या होगा? बोथ फोर्स एंड टॉर्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर C होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन नंबर 1। ये एक न्यूमेरिकल है।
तो पहले हम लोग न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट देखते हैं और फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सब क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन सेज अ मैग्नेटिक पोल ऑफ बार मैग्नेट with pole strength of 100 ampere meter is 20 centimeter away from the center of a bar magnet. Bar magnet has pole strength of 200 ampere meter and has a length of 5 centimeter. If the magnetic pole is on the axis of the bar magnet, find the force on the magnetic pole. तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, देखो ये एक बार मैग्नेट है, इस मैग्नेट का साउथ पोल, नॉर्थ पोल और ये सेंटर है। ये लाइन हो गया मैग्नेट का एक्सिस। इस मैग्नेट के एक्सिस पे एक पोल रखा है, एक इमेजिनरी पोल रखा है, इट मे बी नॉर्थ पोल या साउथ पोल। तो एक इमेजिनरी पोल रखा है, उस पोल का पोल स्ट्रेंथ m1 हमको दिया है। ओके, तो इस पोल पे कितना फोर्स एक्ट होगा ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन कि देयर इज वन बार मैग्नेट ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट वी हैव प्लेस्ड वन पोल whose pole strength is m1 that is given to us। तो इस पोल स्ट्रेंथ पे इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये कितना फोर्स अप्लाई करेगा ये हमको फाइंड करना है। और इस पोल का डिस्टेंस मैग्नेट के सेंटर से 20 सेंटीमीटर है। इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करो तो सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर, तो 20 इंटू 10⁻² मीटर, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻1 मीटर। सबसे पहले हम लोग बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करेंगे। तो बार मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ दिया है, ये जो दो पोल है ना, इन दोनों के पोल का स्ट्रेंथ हमको दिया है। पोल स्ट्रेंथ का सिंबल m, ये कितना दिया है 200 एम्पियर मीटर। This is pole strength of each pole of the bar magnet। फिर इस मैग्नेट का मैग्नेटिक लेंथ हमको दिया है, मैग्नेटिक लेंथ का सिंबल 2l, तो 2l कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट किया तो 5 सेंटीमीटर इज 5 इंटू 10⁻² मीटर। तो अगर हमको पोल स्ट्रेंथ दिया है और मैग्नेटिक लेंथ दिया है तो वी कैन फाइंड आउट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जिसका सिंबल कैपिटल M होता है, ये होता है पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ। पोल स्ट्रेंथ कितना है 200, मैग्नेटिक लेंथ कितना है 5 इंटू 10⁻², तो 200 इंटू 5 इंटू 10⁻², तो ये हो जाएगा 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर, है ना। 10⁻², और ये दो जीरो कैंसिल करेंगे, 2 इंटू 5 हो जाएगा 10। तो इस बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। अब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे ऑन द एक्सिस का मतलब इस पॉइंट पे इस बार मैग्नेट का कितना मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है ये हमको फाइंड करना है। अब ये पॉइंट कहां पे ऑन द एक्सिस है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ शॉर्ट बार मैग्नेट। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन नहीं किया कि ये बार मैग्नेट शॉर्ट है, पर उनका जो आंसर है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट बार मैग्नेट। ठीक है, तो हमको इस मैग्नेट को शॉर्ट बार मैग्नेट कंसीडर करना है, क्वेश्चन में दिया नहीं हो। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ शॉर्ट बार मैग्नेट का फॉर्मूला होता है μ0/4π2m/r³। μ0/4π10⁻⁷ 2 m कितना आया था 10 डिवाइड बाय r³, तो r कितना है बच्चों 2 इंटू 10⁻⁻1, उसका क्यूब कर दो। ठीक है, तो 10⁻⁷ इंटू 10 ये हो जाएगा 10⁻⁶, 2 का क्यूब 8, 10⁻⁻1 का क्यूब 10⁻⁻3, फिर 10⁻⁶ अपॉन 10⁻�3 ये कितना होगा 10⁻⁻3, और ये 1/4, 1/4 इज 0.25, तो 0.25 10⁻⁻3, इसका डेसिमल पॉइंट अगर एक प्लेस राइट में लिया तो ये -4 हो जाएगा, तो 2.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, टी का मतलब टेस्ला। तो हमको बी एक्सिस मिल गया। एंड नाउ वी कैलकुलेट फोर्स जो हमको पूछा है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक पोल और पोल स्ट्रेंथ m1, फोर्स एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक पोल और पोल स्ट्रेंथ m1। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू बी होता है। फोर्स एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक पोल इज m इंटू बी। तो यहां पे m कौन सा होगा m1, b कौन सा होगा b एक्सिस। तो m1 का वैल्यू कितना दिया है 100,
बी एक्सिस कितना आया 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, 100 इंटू 10⁻⁻⁴, ये हो जाएगा 10⁻²। तो आंसर क्या होगा फोर्स का 2.5, फोर्स का आंसर क्या हो गया 2.5 इंटू 10⁻² न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो पहले हम लोग क्वेश्चन का स्टेटमेंट रीड करते हैं और फिर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखो। अ मैग्नेट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री with the horizontal in a plane making an angle of 30 degree with the magnetic meridian. Find the true value of deep angle at the place. Find the true value of deep angle at the place. Okay बच्चों, let us solve this question. इस क्वेश्चन में डीप नीडल, अभी क्वेश्चन में बोला है मैग्नेट, बट वो मैग्नेट नहीं है, वो डीप नीडल है, वहां पे करेक्शन होना चाहिए, डीप नीडल। तो ये है डीप नीडल। इस डीप नीडल को एक प्लेन में रखा है, तो ये हो गया एक इंक्लाइन प्लेन। इस डीप नीडल को किसी इंक्लाइन प्लेन में रखा है एंड दिस इंक्लाइन प्लेन मेक्स एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये हो गया अपना मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इंक्लाइन प्लेन जिस पे डीप नीडल को रखा है वो एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है विद द मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये थीटा दिया है 30 डिग्री। और उन्होंने बोला है ये जो डीप नीडल है ये 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है विद द हॉरिजॉन्टल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल। डीप नीडल विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऑफ कोर्स ये होगा एपरेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, बिकॉज डीप नीडल तो मैग्नेटिक मीडियम में नहीं है। तो दिस इज नॉट ट्रू डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज एपरेंट डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो एपरेंट डायरेक्शन है ना अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इस एंगल को हमने बोला था एपरेंट एंगल ऑफ डीप, है ना, थ्योरी में हमने इसका डिस्कशन किया था। तो डेल्टा डैश क्या है एपरेंट एंगल ऑफ डीप, और एपरेंट एंगल ऑफ डीप 45 डिग्री दिया है, और हमको पूछा है फाइंड द ट्रू एंगल ऑफ डीप, और ट्रू एंगल ऑफ डीप का सिंबल डेल्टा होता है। ठीक है, तो एज पर द क्वेश्चन ये डायग्राम होगा। डीप नीडल को किसी इंक्लाइन प्लेन में रखा है जो 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है विद मैग्नेटिक मेरिडियन, और इस इंक्लाइन प्लेन में डीप नीडल का डायरेक्शन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, का मतलब ये होना चाहिए एपरेंट एंगल ऑफ डीप। तो डेल्टा डैश इज गिवन, थीटा इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड ट्रू एंगल ऑफ डीप। अभी हमको बच्चों पता है रिलेशन बिटवीन ट्रू एंगल ऑफ डीप एंड एपरेंट एंगल ऑफ डीप। क्या फॉर्मूला होता है tan डेल्टा डैश इक्वल्स टू tan डेल्टा अपॉन cos थीटा, where डेल्टा इज ट्रू एंगल ऑफ डीप और डेल्टा डैश इज एपरेंट एंगल ऑफ डीप। तो यहां पे डेल्टा डैश दिया है 45 डिग्री, थीटा दिया है 30 डिग्री, tan 45 कितना हो गया 1। तो अगर ये 1 हो गया तो tan डेल्टा इक्वल्स टू cos 30 हो गया। तो tan डेल्टा इक्वल्स टू cos 30। What is cos 30? √3/2. What is √3? 1.732 divided by 2. 1.732 को 2 से डिवाइड करो 0.8660 आएगा। तो tan डेल्टा इज 0.8660, therefore डेल्टा इज tan इनवर्स ऑफ 0.8660। इसको tan को मैंने यहां पे ट्रांसफर किया तो ये हो गया tan इनवर्स, एंड tan इनवर्स ऑफ 0.8660 अगर आप लॉग टेबल में देखोगे, इन द लॉग टेबल नेचुरल टेंजेंट टेबल, तो tan इनवर्स ऑफ 0.8660 फ्रॉम द लॉग टेबल आएगा 40 डिग्री 54 मिनट्स। इसका कितना tan इनवर्स 40 डिग्री 54 मिनट्स। दिस इज बाय रेफरिंग द लॉग टेबल। तो अपना फाइनल आंसर क्या होगा, ट्रू एंगल ऑफ डीप डेल्टा इज 40 डिग्री एंड 54 मिनट्स, और भी कैसे इट इज tan इनवर्स ऑफ 0.8660। तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सब क्वेश्चन नंबर 3 है। एज यूजुअल लेट अस फर्स्ट रीड द न्यूमेरिकल एंड देन वी सॉल्व इट। Question says two small and similar bar magnets have magnetic dipole moment of
1 ampere meter square each. They are kept in a plane in such a way that their axes are perpendicular to each other. A line drawn through the axis of one magnet passes through the center of other magnet. If the distance between their center is 2 meter, find the magnitude of magnetic field at the midpoint of the line joining their centers. ठीक है बच्चों, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. एज पर द डिस्क्रिप्शन, इस क्वेश्चन का डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा. वी आर गिवन 2 स्मॉल बार मैग्नेट्स, का मतलब यहां पे बार मैग्नेट्स शॉर्ट बार मैग्नेट है. तो दिस इज मैग्नेट 1 whose dipole moment is m1. This is magnet 2 whose dipole moment is m2. ओके, और दोनों के डाइपोल मोमेंट सेम है 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर. अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, these two magnets are arranged in such a way that their axes are perpendicular to each other. दोनों मैग्नेट के एक्सिस परपेंडिकुलर है. तो ये हो गया एक्सिस ऑफ फर्स्ट मैग्नेट और ये हो गया एक्सिस ऑफ सेकंड मैग्नेट. तो इन दो मैग्नेट के एक्सिस कैसे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. एंड फर्स्ट मैग्नेट का एक्सिस सेकंड मैग्नेट के सेंटर से पास हो रहा है. फर्स्ट मैग्नेट का एक्सिस जो है ना, ये वाला एक्सिस, ये सेकंड मैग्नेट के सेंटर से पास हो रहा है. दोनों मैग्नेट के सेंटर के बीच में 2 मीटर है. दोनों मैग्नेट के सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर. Now there is one point, let us assume this point as P. So there is one point at the midpoint on this particular line. तो पॉइंट P इस एक्सिस के मिड पॉइंट पे है. इसका मतलब पॉइंट P का डिस्टेंस मैग्नेट 1 के सेंटर से 1 मीटर होगा. पॉइंट P का डिस्टेंस मैग्नेट 2 के भी सेंटर से 1 मीटर होगा, बिकॉज पॉइंट P इज मिड पॉइंट. तो पॉइंट P का डिस्टेंस दोनों मैग्नेट के सेंटर से 1 मीटर होगा. We have to find total magnetic field at point P. हमको पॉइंट P का टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. देखो पॉइंट P पे टोटल 2 मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होंगे, बिकॉज देयर आर 2 बार मैग्नेट्स. तो पॉइंट P पे टोटल 2 मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होंगे, हमको उसका रिजल्टेंट फाइंड करना होगा. तो सबसे पहले पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द फर्स्ट मैग्नेट. पॉइंट P का पोजीशन देखो, ये फर्स्ट मैग्नेट के एक्सिस पे है. तो ये फर्स्ट मैग्नेट का पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम लोग B1 डिफाइन करेंगे. और ये B1 होगा B एक्सिस एंड डायरेक्शन ऑफ B एक्सिस साउथ से नॉर्थ. तो देखो B1 का डायरेक्शन, इट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. और B1 का मतलब B एक्सिस का फॉर्मूला μ0/4π 2m/r³ होता है. यहाँ पे m1 होगा और r1 होगा. m1 1 है, μ0/4π 10⁻⁷ और r1 का वैल्यू भी 1 है. μ0/4π होता है 10⁻⁷ इंटू 2. m1 कितना है 1, r1 कितना है 1. तो ये कितना आएगा 2 इंटू 10⁻⁷ वेबर पर मीटर स्क्वायर. तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू फर्स्ट मैग्नेट. अभी पॉइंट P का पोजीशन सेकेंड मैग्नेट के रिस्पेक्ट में देखो. अगर सेकेंड मैग्नेट की बात करेंगे तो सेकेंड मैग्नेट के लिए ये लाइन होगा इक्वेटर, बिकॉज ये उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. तो ये हो गया सेकेंड मैग्नेट का एक्सिस और ये हो गया सेकेंड मैग्नेट का इक्वेटर. तो पॉइंट P इज ऑन द इक्वेटर ऑफ द सेकेंड मैग्नेट. इसका मतलब सेकेंड मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना पॉइंट P पे, वो होगा B इक्वेटर. का मतलब B2 is same as B equator, and we know that direction of B equator is from north pole to south pole. तो from north pole to south pole है ना, ये नॉर्थ है और ये साउथ है. तो देखो B2 का डायरेक्शन, इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ये कैसे है, नॉर्थ से साउथ है. तो दिस इज B2 और B2 का फॉर्मूला सेम एज B इक्वेटर, μ0/4π m/r³. ये बना m2 होगा और डिस्टेंस r2 होगा. μ0/4π 10⁻⁷, m2 का वैल्यू 1 है, r2 का वैल्यू भी 1 ही है. तो फिर ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁷ वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा. तो वी गॉट B1 का वैल्यू एंड वी गॉट B2 का वैल्यू.
B1 होगा साउथ से नॉर्थ ऑफ द फर्स्ट मैग्नेट और B2 होगा नॉर्थ से साउथ ऑफ द सेकंड मैग्नेट. If these two magnets are perpendicular, B1, B2 are also perpendicular to each other. तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री. अब हमको इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है. तो इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करेंगे. तो B1 B2 को ज्वाइन करके एक पैरेललोग्राम बनाएंगे. इनफैक्ट ये पैरेललोग्राम होगा रेक्टेंगल एंड अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ इन दोनों का रिजल्टेंट होगा अलोंग द डायगोनल. सो ये जो डायगोनल होगा ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा. लेट दैट रिजल्टेंट बी P. तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P दैट इज B का हमको पूछा है मैग्नीट्यूड. तो इसका अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो B का होगा मैग्नीट्यूड रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos थीटा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ. बट इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री. cos 90 कितना होता है 0. तो अगर cos 90 0 तो ये थर्ड टर्म हो जाएगा 0. तो बचेगा रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर बिकॉज cos 90 होता है 0. देन सब्स्टिट्यूट B1. तो B1 कितना है 2 इंटू 10⁻⁷ उसका स्क्वायर किया. B2 कितना है 1 इंटू 10⁻⁷ उसका भी स्क्वायर कर दिया. इन दोनों में 10⁻⁷ का स्क्वायर कॉमन निकाला. तो 10⁻⁷ का स्क्वायर कॉमन ब्रैकेट में बचा 2 का स्क्वायर. तो 2 का स्क्वायर होगा 4. यहां पे 1 का स्क्वायर 1. तो आई एम टेकिंग 10⁻⁷ कॉमन बट ब्रैकेट स्क्वायर में है ना. तो कॉमन क्या आएगा 10⁻⁷ का होल स्क्वायर कॉमन आएगा. फिर यहां बचेगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4. यहां पे बचेगा 1 का स्क्वायर दैट इज 1. 4 प्लस 1 इज 5. नाउ टेक द स्क्वायर रूट. तो ये हो जाएगा रूट 5 और इसका स्क्वायर रूट होगा 10⁻⁷ बिकॉज स्क्वायर में है. तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P का आंसर होगा रूट 5 इंटू 10⁻⁷ वेबर पर मीटर स्क्वायर और वी कैन कॉल इट टेस्ला आल्सो. तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P का आंसर. तो दिस इज सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3.